नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछली क्लास में बतलाए थे आप लोग, पिछले लेक्चर में बतलाए थे हम डेप्रिसिएशन के विषय में। डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसका कुछ मेथड को हम लोग बतलाए थे। जैसे आपको हम फिक्स्ड मेथड बतलाए थे पिछले। देखिए, फिर से हम बतला दे रहे हैं आप लोग को कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास से आप क्या समझते हैं? ह्रास के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो इसमें हम लोग फिक्स मेथड जान चुके हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जान चुके हैं, एन्युटी मेथड भी जान चुके हैं। फोर्थ मेथड होता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ह्रास कोष विधि, ह्रास कोष विधि, ये चौथा मेथड आप लोग को बता रहे हैं। इसी को और एक और नाम से जानते हैं हम लोग, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, दो नामों से जाना जाता है ये, डेप्रिसिएशन फंड मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। आखिर ये होता क्या है डेप्रिसिएशन फंड मेथड? अगर देखिए, मान लिया जाए अगर हम कोई काम, ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको फिक्स एसेट को यूज करना है। मान लिया जाए कि अगर हम बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट का हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम एक मशीन खरीदें। मशीन 50,000 रुपये का मशीन खरीदें हम, और वो मशीन का कोई भी एसेट का एक लाइफ होता है। उस लाइफ के बाद वो बेकार हो जाता है, काम लायक नहीं रहता है। मान लिया जाए 50,000 रुपये का मशीन खरीदा गया था बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए। 5 साल के बाद ये मशीन एकदम बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। देन 5 साल बाद फिर से हमको एक नया मशीनरी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बिस्कुट का प्रोडक्शन हम बंद तो नहीं करेंगे ना। जैसे मान लिया जाए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक मशीनरी खरीदे थे हम। मशीनरी ₹50,000 की खरीदे थे। ये मशीनरी पे हम लोग प्रोडक्शन करते थे, बिस्किट का प्रोडक्शन करते थे। ये इसका लाइफ है 5 ईयर, लाइफ है 5 ईयर। 5 साल के बाद ये मशीन बेकार हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा ये मशीन। तो फिर से हमको न्यू मशीन तो खरीदना पड़ेगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो आज से अगर 5 साल के बाद हमको फिर से एक नया मशीन खरीदना होगा, तो जब मशीन मेरा पूरा डैमेज होगा उस समय पैसा का हम व्यवस्था करेंगे कि आज से ही कुछ ना कुछ पैसा हम रखते जाएंगे कि इन फ्यूचर में 5 साल के बाद हमको एक नया मशीन खरीदना है। तो रिप्लेस, एसेट को रिप्लेस करने के लिए हम पैसा का अरेंजमेंट पहले से शुरू कर देते हैं। इसी को हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित राशि ह्रास का हम हर साल क्या करते हैं, फंड में डालते जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बोले कि मशीनरी खरीदे हम ये 50,000 का, तो हर साल हम क्या करते हैं कि हर साल 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा हम जमा करते जाते हैं चारों साल। 10,000, 10,000। तो डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है इसके विषय में समझिए। देखिए, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये फंड है, डेप्रिसिएशन फंड है ये डेप्रिसिएशन फंड है। और एक होता है डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, ये डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर हमको लग रहा है कि 5 साल के बाद हमको एक 50,000 का मशीन फिर से खरीदना पड़ेगा, तो आज से ही हर साल हम 10,000 का अरेंजमेंट करेंगे और उसको डेप्रिसिएशन के नाम से डेप्रिसिएशन फंड में हर साल 10,000 रुपये, पहला साल 10,000 रुपये जमा कर दिए डेप्रिसिएशन फंड में। हर साल हमको 10,000 रुपये का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देन फिर 5 साल के बाद हम न्यू मशीनरी को हम खरीद सकते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन है। 10,000 रुपया हर साल हम डेप्रिसिएशन फंड में डालें। मान लिया जाए, सीधी सी बात है, अगर ये 10,000 रुपये हम घर के गोदरेज में अगर रखेंगे तो जितना पैसा घर के गोदरेज में रखेंगे उतना ही पैसा रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। घट सकता है, अगर चोर चोरी कर लिया तो घट सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन फंड में 10,000 हम लोग हर साल जो डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा अरेंज करके डालेंगे उसको डाल दिए 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये फिर से क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। 10,000 इन्वेस्ट कर दिए बैंक में, 10,000 जमा किए फर्स्ट ईयर में। तो जो फर्स्ट ईयर जो 10,000 हम डेप्रिसिएशन फंड को हम इन्वेस्ट कर दिए, मान लीजिए बैंक में ही जमा कर दिए, तो ये जो 10,000 रुपया है बैंक इसका इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए इंटरेस्ट 10% पर एनम है, पर एनम। तो 1 साल का इंटरेस्ट बैंक में रख पैसा अगर हम जमा कर देंगे ना, अगर डेप्रिसिएशन का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे या बैंक में जमा कर देंगे, देन मेरा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा हमको। तो पहले हम क्या किए, 10,000 रुपये डाल डेप्रिसिएशन का पैसा डेप्रिसिएशन फंड में लाए, फिर इस पैसे को क्या किए हम डेप्रिसिएशन फंड में इन्वेस्ट कर दिए। देन क्या होगा, पहला साल 10,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो 10,000 का 10% इंटरेस्ट हमको मिलेगा। बैंक हमको 1,000 रुपये इंटरेस्ट दिया। कितना इंटरेस्ट दिया, 1,000। और इस साल फिर हम डेप्रिसिएशन का सेकेंड ईयर फिर साल 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन का डालें, तो टोटल अब मेरे पास डेप्रिसिएशन फंड में 11,000 हो गया। तो सेकेंड ईयर में हम 11,000 इन्वेस्ट करेंगे, 11,000 इन्वेस्ट किए, तो अब कितना हो गया मेरे पास, 21,000 रुपया। तो 21,000 का तीसरा साल 21,000 का 10% इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 2100। अब फिर ये 2100 रुपया फिर डिप्रिसिएशन फंड में मेरा इंटरेस्ट पे चला गया, और इस साल फिर डेप्रिसिएशन का 10,000। अब की 12,100 मेरे पास डेप्रिसिएशन फंड में पैसा है। अब की इन्वेस्ट कितना करेंगे, 12,100। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, 33,100। तब की 33,100 का 10% निकालेंगे डेप्रिसिएशन, 3,310 रुपया। फिर डेप्रिसिएशन फंड में 3,310 रुपया। इस साल भी 10,000 रुपया आ गया। अब मेरे पास 13,310 रुपया है। ये क्या है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड में क्या करते हैं, पहले एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला जाता है और हर साल उतना पैसा हम डेप्रिसिएशन फंड में डालते हैं, और इस डेप्रिसिएशन फंड को फिर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट करने से मेरा पैसा सुरक्षित भी रहता है और इंटरेस्ट भी मिलता है। तो हम जमा कर रहे हैं, फिर इंटरेस्ट मिलता है, फिर हर साल डेप्रिसिएशन का पैसा फंड में डाल रहे हैं। तो ऐसे करते 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 5वें साल में क्या होगा, 5वां साल में मेरे पास पैसा का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हम न्यू मशीनरी फिर से परचेज कर सकते हैं, न्यू मशीनरी हम फिर से परचेज कर सकते हैं। यही डेप्रिसिएशन फंड मेथड है। तो ये डेप्रिसिएशन फंड मेथड है। फिर बतलाते हैं आपको। देखिए 4 मेथड हम लोग पढ़े, चौथा मेथड डेप्रिसिएशन फंड मेथड पढ़े। अब आगे हम लोग बतलाने जा रहे हैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बीमा पॉलिसी विधि, बीमा पॉलिसी विधि।
देखिए इंश्योरेंस के विषय में पहले थोड़ा सा इंश्योरेंस के विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पे चर्चा करते हैं। पहले हम लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा क्यों कराते हैं। जीवन बीमा का एक थॉट है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मतलब अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कराया है और असमय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वाले को इंश्योरेंस की राशि दे दी जाती है। लेकिन अगर वो उसकी मृत्यु नहीं होती है और बीमा की अवधि पूरी हो जाती है यानी इंश्योरेंस का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, देन इंश्योरेंस का पूरा पैसा बीमित व्यक्ति को, इंश्योर्ड पर्सन को दे दिया जाता है। मतलब अगर देहांत हो जाता है तो मिल जाएगा, अगर देहांत नहीं भी होगा तो इन फ्यूचर में जब वो वृद्ध होगा उस समय ये पैसा उसको मिल जाएगा। ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के विषय में बताया। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जिसमें काम मशीन का होता है, मशीन से ही सारे प्रोडक्शन होते हैं, कंपनियां क्या करती हैं, मशीनों का इंश्योरेंस कर लेती है। इंश्योरेंस कर लेती है अगर बाय द वे मशीन चोरी हो जाए या मशीन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, देन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है ना, ये भरपाई कर देती है, मशीनरी का पैसा दे देती है। इसके लिए कंपनी को एक सर्टेन प्रीमियम अमाउंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करना पड़ता है। प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी के पास जमा की जाती है। अगर हमारे एसेट में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई चोरी नहीं होता है, तो जिस दिन ये मशीन का लाइफ कंप्लीट होगा उस दिन हमें बीमा कंपनी इंश्योरेंस की गई राशि पेमेंट कर देगी, जिससे हम फिर से नया मशीन हम खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड डेप्रिसिएशन फंड मेथड की तरह ही है। यहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लेते हैं और एक प्रीमियम का अमाउंट पेड करते हैं कंपनी को, और कंपनी हमारे एसेट को, ठीक है, इंश्योर्ड कर देती है। और अगर किसी प्रकार की घटना घटती है देन बीमा का पैसा कंपनी पेमेंट करती है। अगर कुछ नहीं होता है, दुर्घटना नहीं होता है, तो जिस दिन ये एसेट्स का लाइफ समाप्त होता है उस दिन बीमा कंपनी एसेट की राशि पेमेंट करती है, देन न्यू मशीन को हम परचेज कर सकते हैं। यही मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है। अब आता है रीवैल्यूएशन मेथड, ये पांचवा था। छठा आता है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन विधि। पुनर्मूल्यांकन विधि क्या होता है, फिर से हम एसेट का मूल्य को हम लोग लगाते हैं कि अब एसेट का दाम कितना है। जैसे मान लिया जाए कि आपने एक मोबाइल खरीदा 1 अप्रैल 2023 को आपने मोबाइल खरीदा। एक साल के बाद यानी 1 अप्रैल 2024 को आपने, फिर से सुनिए, आपने 1 अप्रैल 2023 को एक 10,000 का मोबाइल खरीदा। अब 1 अप्रैल 2024 यानी एक साल के बाद आपके मोबाइल का दाम 8,000 हुआ। आपका मोबाइल का दाम से फिर से दाम लगाया गया, रीवैल्यू किया गया उसका। क्या अभी आज के डेट में आपका मोबाइल का दाम का वैल्यू क्या है, तो रीवैल्यू किया गया तो मोबाइल का दाम आपका 8,000 आया। तो बुक वैल्यू कितना था, आपका एसेट्स का बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू 10,000 था। आपके एसेट का बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू या आपने खरीदा कितना था,
ऑन 1 अप्रैल 2023 को 10,000 में, और रीवैल्यू फिर से किया गया है, रीवैल्यू, ठीक है, रीवैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2024 या 31 मार्च 2024 को आपका वैल्यू 8,000 हो गया। तो डिफरेंस कितना हुआ? जो डिफरेंस अमाउंट हुआ वही मेरा डेप्रिसिएशन हुआ। मतलब 8-10 हज़ार का आपका मोबाइल था, अब उस मोबाइल का दाम 8,000 हुआ, तो कितना आपका मोबाइल का दाम घटा, ठीक है। एसेट वैल्यू कितनी डिक्रीज की गई? तो 2,000 रुपया। तो ये 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन जो हुआ, रीवैल्यूएशन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन हुआ। अब फिर बतलाते हैं। देखिए 6 मेथड हम लोग जान चुके हैं, 7वां मेथड पे आते हैं। डिप्लेशन मेथड और इसी को प्रोडक्शन यूनिट मेथड कहते हैं, यूनिट मेथड। डिप्लेशन मेथड या प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है? मान लिया जाए, ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए कि हमने एक मशीन खरीदा, वो मशीन 1 लाख मशीन मान लिया जाए हम लोग खरीदे हैं, मशीनरी परचेज किया गया, मशीनरी परचेज किया गया ₹50,000, मशीनरी 50,000 का परचेज किया गया, और टोटल यूनिट प्रोडक्शन बाय मशीनरी 1 लाख। मान लिया जाए 50,000 का एक मशीन खरीदे, और वो मशीन 1 लाख पार्ले जी बिस्किट बनाएगी, 1 लाख पार्ले जी बिस्किट बनाएगी, और वो मशीन बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो भैया वो मशीन जो है, एक 50,000 का मशीन हम खरीदे हैं, और केवल वो 1 लाख ही पार्ले जी बिस्किट बनाएगी, यानी 1 लाख पार्ले जी बिस्किट बनाने के बाद वो मशीन बिल्कुल बेकार हो जाएगी। यानी कि ईच यूनिट डेप्रिसिएशन कितना हुआ, ईच यूनिट डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 50,000 एसिड का वैल्यू था, और यूनिट कितना है, इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा? एसिड्स वैल्यू बाय यूनिट प्रोडक्शन, टोटल यूनिट प्रोडक्शन। एसिड वैल्यू मेरा कितना है? 50,000, और टोटल यूनिट 1 लाख, यानी 50 पैसा। एक पार्ले जी बिस्किट बनाने में 50 पैसा डेप्रिसिएशन होता है। अब मान लिया जाए ईयर 2022 में हमने 5,000 यूनिट पार्ले जी बिस्किट बनाया था, या मान लीजिए 10,000 पार्ले जी यूनिट बिस्किट बनाया गया था। तो 10,000 इंटू 50 पैसा के हिसाब से डेप्रिसिएशन इस साल 5,000 होगा। मान लिया जाए ईयर 2023 को हमने 12,000 यूनिट बिस्किट बनाया था, तो 50 पैसा, एक यूनिट पे 50 पैसा डेप्रिसिएशन है। तो हमने 2023 में 12,000 पार्ले जी बिस्किट बनाया था, तो यहाँ पे 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन होगा। मतलब एक यूनिट पे 50 पैसे यानी 50 पैसा डेप्रिसिएशन होता है। तो मान लिया जाए 2022 में टोटल मेरा 10,000 बिस्किट बनाए थे, तो 10,000 इंटू 50 पैसे के हिसाब से यहाँ पे डेप्रिसिएशन इस ईयर 5,000 होगा, और यहाँ पे 12,000 यूनिट है, 50 पैसे के हिसाब से 6,000 होगा। जिस साल जितना मेरा यूनिट बना उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो इसको बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? यूनिट प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड या डिप्लेशन मेथड कहते हैं इसको।
फिर आगे देखिए डिप्लेशन मेथड, उसके बाद आगे है मशीन आवर रेट मेथड। आठवां है मशीन आवर मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं मशीन घंटा दर विधि। मशीन घंटा दर विधि, ये मशीन घंटा दर विधि मेनली फैक्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पर ये अधिकतर इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं, यानी कारखाना में, फैक्ट्री में इस मेथड को यूज किया जाता है। मशीन की जितना घंटा चलेगा उतना डेप्रिसिएशन होगा, उसके आधार पर डेप्रिसिएशन जब निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं मशीन आवर रेट मेथड। अब इसमें डेप्रिसिएशन निकाला कैसे जाता है, ध्यान देंगे। इसमें डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा वर्किंग लाइफ आवर। मतलब टोटल, मान लीजिए थोड़ा देखिए फिर से बता रहे हैं, एक मशीन खरीदे हम 12,000 में, मान लीजिए मशीन खरीदे हम 12,000, इस मशीन का स्क्रैप वैल्यू 2,000 हो जाएगा, समझ में आए कि नहीं। और ये मशीन टोटल 20, मान लीजिए 10,000 घंटा चलेगी, 10,000 टोटल आवर्स मशीन चलेगी। तो 12,000 में 2,000 घटा दीजिए, स्क्रैप वैल्यू 10,000 हुआ, और 10,000 घंटा भी है तो इसको कैंसिल करते हैं तो ₹1 आता है। मतलब 1 घंटा मशीन चलाएंगे तो ₹1 डेप्रिसिएशन होगा। अगर हम 10 घंटा चलाएंगे तो 10 गुने 1 ₹10 डेप्रिसिएशन होगा। अगर हम 1000 आवर मशीन चलाएंगे तो 1000 इंटू 1000 मेरा डेप्रिसिएशन होगा। अगर मान लिया जाए हम 5,000 घंटा मशीन चला रहे हैं तो 5,000 गुने 1 ₹5,000 डेप्रिसिएशन होगा। मतलब 1 घंटा का डेप्रिसिएशन निकाल लेना है, फिर देखना है कि मेरा इस ईयर कितना, मान लीजिए 2024 को वर्किंग आवर मशीन का वर्किंग आवर 1800 था, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा, 1800 इंटू ₹1 के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, आवरली डेप्रिसिएशन, देन 1800 डेप्रिसिएशन होगा। तो ये हुआ मेरा मशीन आवर रेट मेथड। फिर बतलाते हैं, देखिए अब हम बताने जा रहे हैं द यूज मेथड, और इसी को बोलते हैं माइलेज मेथड, और इसी को बोलते हैं किलोमीटर मेथड। जैसे मान लिया जाए कि जो व्हीकल वगैरह होते हैं, गाड़ी वगैरह, मोटर कार वगैरह होते हैं, मोटर कार हो गए, मोटर कार, ट्रक हो गए, ठीक है, टेम्पू हो गए, ये सब जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां में डेप्रिसिएशन कैसे होता है। मान लिया जाए कभी कोई गाड़ी आप खरीदने चले जाइएगा ना, सेकेंड हैंड गाड़ी, तो आप सबसे पहले देखते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, उससे आप क्या करते हैं, उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन आप फाइंड कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन जान लेते हैं। तो जहाँ गाड़ियों की बात होती है वहाँ पर द यूज मेथड या माइलेज मेथड या किलोमीटर मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है।
जैसे मान लिया जाए एक कार का दाम, ध्यान दीजिएगा, मोटर कार का दाम 1,00,000 रुपया है और ये टोटल, इसका टोटल ये किलोमीटर, टोटल किलोमीटर इसका मान लीजिए रनिंग हुआ है, मान लीजिए 1,00,000 किलोमीटर ही हुआ है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन, मोटर कार का दाम मेरा 1,00,000 रुपया है और 1,00,000 किलोमीटर मेरा मोटर कार चला भी है, यानी ईच किलोमीटर डेप्रिसिएशन, ईच किलोमीटर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ईच ₹1। तो इसको बोलेंगे द यूज मेथड, माइलेज मेथड या डेप्रिसिएशन मेथड। तो ये, और देखिए मेथड तो बहुत सारा है, टोटल 17 मेथड है, लेकिन हम लोग मेन जो मेथड है हम लोग जान के, इतना ही हम लोग को परीक्षा में लिखना है। तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए क्या था। व्हाट डू यू मीन डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास से आप क्या समझते हैं? ह्रास के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो ये हम समझाएं कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, ये कितने तरह का डेप्रिसिएशन होता है, मेनली सारे डेप्रिसिएशन को आपको समझाया गया। अब इसका नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, देन इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, प्रसन्न रहें।